हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 21st ऑफ फेब 2023। और पहला टॉपिक हमारा आपके सामने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो रिसेंटली नॉर्दर्न इंडिया को हिट करा है और जिसके तहत कहीं ना कहीं मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल की गुंजाइश करी गई है हायर ऑल्टीट्यूड्स में नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो इसको लेकर के ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये जो टर्म है इसको डिस्क्राइब करता है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म को। बेसिकली स्टॉर्म जो होता है वो दो तरीके से होता है, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के कैटेगरी में जाता है जिसकी वजह से सडन विंटर रेन आपको देखने को मिल जाएगा और स्नो साथ साथ में, मतलब ये विंटर में रेन लाता है और स्नोफॉल लाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जो रीजन है आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे कि विंटर रेन आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो रबी क्रॉप्स होते हैं बीट वगैरह उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है, ये नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न है ड्रिवन बाय द वेस्टर्लीज। अभी हम मैप में देखेंगे कि वेस्टर्लीज का मतलब क्या है कि वेस्ट से जो भी हवाएं चलती हैं उधर से जो हवाएं भारत की तरफ में एंटर करती हैं उन्हीं को हम वेस्टर्लीज कहते हैं। और इससे जो मॉइस्चर आता है इन स्टॉर्म्स से यूजुअली ओरिजिन होता है मेडिटेरेनियन वाले रीजन से और अटलांटिक ओशन वाले रीजन से। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको हम मैप में यहाँ पे लेकर चलते हैं। पहले ये आप देख सकते हो इंडिया, और इधर आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा होगा। जैसा कि आपको हम बताएं, भारत का नॉर्थ वेस्ट का रीजन आप देख रहे हो, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यहाँ पे लोकेटेड है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो आपको पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पे जो है आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो बिल्कुल जाकर के आप देखिए, वो बहुत डिटेल में हमने बनाया है और वहां से आपको काफी कुछ समझ आएगा ज्योग्राफी भी पाकिस्तान का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मेडिटेरेनियन सी आपको मैप में नजर आ रहा होगा, यूरोपियन नेशंस यहाँ पे लोकेटेड है। तो इधर से जो मेडिटेरेनियन सी से जो वेस्टर्लीज फ्लो होती हैं, वेस्ट की तरफ से जो विंड्स आती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं भारत में जब एंटर करती हैं इस तरीके से, तो इनके साथ में वेस्टर्न मतलब डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेन देखने को मिलता है आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म के कैटेगरी में लाई करता है और ये आपको विंटर्स के समय में देखने को मिल जाएगा। चलिए वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है बेसिकली ग्लोबल फिनोमिना है जहां पे मॉइस्चर अपर एटमॉस्फेयर में कैरी करता है, अनलाइक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जहां पे लोअर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में जो मॉइस्चर होता है वो अपर एटमॉस्फेयर में होता है, जबकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होता है बेसिकली उसमें जो मॉइस्चर होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो लैंड और सी दोनों जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जबकि जो ट्रॉपिकल है वो सिर्फ और सिर्फ सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। चलिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर भारत में बात कर ले तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में भारत को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिल जाएगा, और साथ साथ में इससे इंक्रीज होता है मॉनसून एक्टिविटी। और ये पाया गया था कि फ्रीक्वेंसी जो है फॉर्मेशन का और इसके मूवमेंट का डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो डिप्रेशन बनता है उससे कहीं ना कहीं ये मतलब इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में घट रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि वो बढ़ रहा है, और जबकि ये आपको कहीं ना कहीं मतलब सेम जो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन बनता है, ये आप देखोगे बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पे जो डिप्रेशन बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ये बढ़ रहा है, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो आता है वो घट रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ द रबी क्रॉप ऑलरेडी हमने देख लिया, नॉर्दर्न सबकॉन्टिनेंट, जिससे लोकली इंपॉर्टेंट स्टेपल व्हीट जो है उसको काफी बेनिफिट मिलता है। चलिए, ये हमारा पहला टॉपिक था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करेगी डिमांड्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर एनी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब क्या होता है कि सॉरी किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देना, और उसको स्पेशल कैटेगरी का अगर दर्जा मिल जाता है तो जो भी स्कीम्स होती हैं उसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाता है, उनको अलग से इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स भी दिया जाता है फंड्स वगैरह का, तो बहुत सारा बेनिफिट है, रिजर्वेशन वगैरह। तो इस वजह से स्टेट्स की तरफ से डिमांड होता रहता है, बिहार, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स भी, कि मतलब उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे से अभी हम कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी भी राज्य को नहीं देने वाले हैं। तो कुछ आपको राज्य मिल जाएंगे, जैसे कि ओडिशा, उसको इसलिए दिया गया क्योंकि वो वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर के। आंध्र प्रदेश वगैरह और बिहार वगैरह भी क्योंकि बैकवर्डनेस की बात, और
मतलब ये पुश कर रहे हैं, अभी इनको मिला नहीं है लेकिन ये पुश कर रहे हैं क्योंकि ये काफी अपने आप को पिछड़ा मानते हैं इकोनॉमिकली, और इस वजह से इनको स्पेशल कैटेगरी का ये काफी समय से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन ने क्लियरली ना कह दिया है क्योंकि किसी भी कैटेगरी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चुनना, बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन होता है जो सेंटर देता है असिस्ट करने के लिए कुछ राज्यों के विकास के लिए जो ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल जैसे कि आप हिमालयन स्टेट्स को आप देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स को आप देखो, और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस बेसिकली वहां का जो सोशल और इकोनॉमिक जो है वो उस प्रगति पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन 1969 एंड इज द गडगिल फॉर्मूला। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये 5th 5 ईयर प्लान से लाया गया था, 5th फाइनेंस कमीशन से, बेसिकली 5th 5 ईयर प्लान नहीं, 5th फाइनेंस कमीशन 1969 गडगिल फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए, तो इसका कुछ क्राइटेरिया भी होता है जैसे कि हिली टेरेन वगैरह होना, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, साथ साथ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये कुछ राज्य हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली भी लोकेटेड है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस भी एक रीजन माना जाता है। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, जैसे कि करेंटली 11 राज्य जो हैं वो इसके कैटेगरी में आते हैं, और कोई भी प्रोविजन नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का संविधान में, ये याद रखिएगा, संविधान में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं रखा गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा दिया है राज्यों के लिए एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिल स्टेट्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो हम पढ़ते हैं हमेशा 7 सिस्टर्स + 1, और साथ साथ में 3 जो हिल स्टेट्स हैं उनको कवर किया गया है, तो 8 + 3 11 स्टेट्स हैं टोटल। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या होता है, तो जो स्टेट्स को SCS मिला हुआ होगा उनको 90% का फंड्स जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में मिल जाएगा। सेंट्रल सेक्टर में तो बेसिकली आपको मिलता ही है 100%, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में 60-40 का रेशियो होता है, 60 बाई सेंटर 40 बाई स्टेट्स, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 90% जो है वो सेंटर के द्वारा ही दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ 60%, जो कि आपको हम बताए। अनस्पेंट मनी जो है वो लैप्स नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए अगर स्टेट को 100 रुपए दिए गए हैं खर्च करने के लिए और उसमें से 20 रुपए बच जाते हैं तो वो फंड में कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ जोड़ दिया जाएगा, वो लैप्स नहीं होगा। सिग्निफिकेंट कंसेशंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन राज्यों में। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती करी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से स्टेट्स का डिमांड होता रहता है टाइम एंड अगेन। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ से मिस आउट नहीं होगा। लेक्चर को बहुत ईमानदारी से ध्यान से देखिए, ठीक है, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके प्रीलिम्स में 110% काफी काम आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी दिखा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसको जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल रिसेंटली अनाउंस करे हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, हेल्प करेगा रिजॉल्व करने के लिए राइजिंग नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर जीएसटी रेजिम, साथ साथ में अनक्लॉक करेगा पेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो जुड़े हुए हैं जीएसटी से रिलेटेड हाई कोर्ट्स में और बाकी के जुडिशियल फोरा वगैरह में। लीगल प्रोविजंस क्या है कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 मैंडेट करता है संविधान को कि एक जीएसटैट और उसके बेंचेस होने चाहिए जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। जीएसटैट कॉम्पोजिशन में कौन होगा, जीएसटैट में एक प्रिंसिपल बेंच होगा नई दिल्ली में और बेंचेस या बोर्ड्स राज्यों में होगा। हर राज्य जो है वो डिसाइड कर सकता है स्टेट लेवल पे बेंचेस वगैरह, सब्जेक्ट होगा अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं कि 2 और 3 राज्य मिल करके एक जो है वो बेंच गठित कर सकते हैं। मेंबर्स की बात कर ले तो 2 टेक्निकल और 2 जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट्स से। और इसके अलावा पर्टिकुलर स्टेट का बेंच अगर आप देखोगे तो सारे जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स जो होंगे वो राज्य से ही होने चाहिए। सेंटर के लेवल पे तो दोनों होना चाहिए, यानी कि फेडरलिज्म की बात, और स्टेट के लेवल पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटैट से है और जीएसटी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। आर्टिकल जो है आपको पता होना चाहिए 279A। चलिए नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम। तो ये नमस्ते जो स्कीम है ये क्या है, यूनियन बजट 2023-24 रीसेंट बजट, इसने एलोकेट करा है नियरली 100 करोड़
फॉर द नेशनल एक्शन फॉर मेकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका फुल फॉर्म आपसे कोई पूछने वाला नहीं है फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी पता रखिए नमस्ते स्कीम। और जो गवर्नमेंट है वो इनेबल कर दी है 100% मैकेनिकली डीस्लज किया जाए सेप्टिक टैंक्स का और सीवर्स का सभी शहरों और टाउन्स में। बेसिकली आपको एक इमेज दिखाते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आप, ये इमेज से आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से जो सेप्टिक टैंक्स है, सीवर्स हैं, उसमें गटर में डायरेक्ट जो है वो मैनुअली इंसान घुस करके उसको क्लीन करते हैं। तो ये नमस्ते स्कीम के तहत अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत में ये चीजें बैन हैं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, एंटायर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत डेथ्स भी देखने को आपको मिल जाएगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी माना जाता है, कास्टिज्म से भी जोड़ करके देखा जाता है। इसमें काम करने वाले लोगों को बहुत हम नीचे तरीके से ट्रीट करते हैं और इनका जान मान का खतरा तो बना ही रहता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं नमस्ते स्कीम है कि मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, मैकेनिकली वेस्टेज को निकाला जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे नमस्ते स्कीम इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये जो प्रोसेस होगा आप देखोगे, प्रोसेस जो है एक्सटेंड करने का स्कीम का सभी अर्बन लोकल बॉडीज के पास में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे नमस्ते स्कीम है क्या, तो इसको लॉन्च 2022 में किया गया एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ईयर याद रखिएगा 2022, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है बेसिकली इसमें ये कवर किया गया। स्कीम को अंडरटेक करा गया है, 2 मंत्रालय साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये दोनों मंत्रालय साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इराडिकेट करने की बात कर रहे हैं अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंट जो भी है हाईलाइट किया गया है, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो जीरो फैटेलिटीज होना चाहिए सैनिटेशन वर्क में भारत में, जीरो फैटेलिटीज। ठीक है, और सारे सैनिटेशन वर्क जो है वो परफॉर्म होना चाहिए स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड में क्या करते हैं, स्किल के जगह अनस्किल्ड लिख देंगे, जीरो के जगह हो सकता है तो कुछ एक डेटा दे देंगे 5% या इस तरीके से। तो इस वजह से आपको ऑब्जेक्टिव्स हम बता रहे हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान से देखते रहिए बस लेक्चर को। और कोई भी सैनिटेशन वर्कर्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा ह्यूमंस के फीकल मैटर से। सैनिटेशन वर्कर्स जो है उनको कलेक्टिवाइज किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और एम्पावर किया जाएगा कि वो सैनिटेशन एंटरप्राइजेस चला सके। नेक्स्ट आप देखोगे कि स्ट्रेंथन करने की बात हुई है, सुपरवाइजरी और मॉनिटर करने की बात हुई है सिस्टम्स एट नेशनल, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडी लेवल्स पे, ताकि इंश्योर किया जाए एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग सेफ सैनिटेशन वर्क का, इंक्रीज किया जाए अवेयरनेस वगैरह सैनिटेशन सर्विसेज को लेकर के। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है नमस्ते स्कीम से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपके सामने, स्वरा भास्कर गेट्स मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। नाउ व्हाट इज द एक्ट, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द नोटिस पीरियड, इन सबको हम जानेंगे। क्योंकि स्वरा भास्कर मैरिड हो गई हैं तो वो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जिस प्रोसेस से मैरिज किया है वो इंपॉर्टेंट है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ। नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से उन्होंने ब्लेस भी मांगा है और ब्लेसिंग्स भी दिया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी खुश नजर आ रही हैं और होप सो कि अभी इनका प्रोटेस्ट जो है वो मैरिज को लेकर के तो नहीं और वो पीसफुल लाइफ हो। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, जो कि पार्लियामेंट ने पास करा है अक्टूबर 9, 1954 में। ये गवर्न करता है सिविल मैरिज, जहाँ पे राज्य सैंक्शन करता है मैरिज को रादर देन रिलीजियन। तो रिलीजियन नहीं होकर के राज्य गवर्न करता है। इश्यूज क्या है पर्सनल लॉ में, जैसे कि मैरिज, पर्सनल लॉ जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये गवर्न किया जाता है रिलीजियस लॉ से, जो कि कोडिफाइड है। ठीक है, और ये लॉस जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 का, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, तो ये रिक्वायर करते हैं चाहे स्पाउस को किसी भी, जैसे बेसिकली हमारे यहाँ हिंदूज में जो वाइफ्स होती हैं तो पत्नी जो है वो कन्वर्ट करती है रिलीजियन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज, तो शादी से पहले उनका रिलीजियन जो है वो चेंज होता है, तो रिलीजियस लॉस उसी तरीके से होता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में वैसा नहीं है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट इनेबल करता है मैरिज इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल्स को बगैर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को गिव अप किए, या फिर कन्वर्जन नहीं करना होता है उसमें बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट में। ठीक है, और जो इंडियन सिस्टम है जहाँ पे दोनों सिविल और रिलीजियस मैरिजेस रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो सिमिलर है यूके के लॉज में भी, क्योंकि यूके का मैरिज एक्ट 1949 का है, उसी से मिलता जुलता है। अर्लियर वर्जन जो है वो 1872 का है स्पेशल मैरिज एक्ट का, जिसको 1954 में बाद में लाया गया और डाइवोर्स वगैरह का भी प्रोविजंस जोड़ा गया। नेक्स्ट, कौन मैरिड हो सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो यहाँ पे भारत में जितने भी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, ठीक है,
बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, सारे के सारे बेसिकली कवर्ड होते हैं इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि प्रोसीजर क्या है एक सिविल मैरिज का। तो बेसिकली एक सिविल मैरिज का प्रोसीजर यही है कि आपको, मान लीजिए आपको अगर मैरिज करनी है, ठीक है, तो करनी तो होगी ही, तो आप अपने पार्टनर के साथ में जहां कहीं पे भी महीने भर से रहे हो 30 डेज तक, उस कोर्ट में आपको वहां पे जाना होगा और उसका प्रोसेस है फाइल करने का। आप मैरिज के लिए एलिजिबल रहते हो, आप जाकर के वहां पे 30 डेज का वो नोटिस पीरियड जो है वो सर्व करोगे और आप मतलब बताओगे, आप और आपकी पार्टनर, कि आप अपने इच्छा से उस मैरिज को कर रहे हो, अपने कंसेंट से। इसमें 3 जो लोग होंगे वो साथ साथ में कहीं ना कहीं विटनेस के लिए भी होंगे और उसको साक्षी मान करके आपका मैरिज जो है वो सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। नाउ नोटिस पीरियड क्या होता है? बेसिकली जब आपका 30 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, तो उस 30 डेज के दौरान में एक नोटिस पीरियड लगाया जाता है कोर्ट के बाहर, और वो आपके और आपके पार्टनर के दोनों ही लोगों के एड्रेस पे प्रॉपर, पुलिस वेरिफिकेशन भी करती है, एड्रेस पे प्रॉपर जो नोटिस है वो जाता है कि आपका बेटा जो है वो इस लड़की से शादी कर रहा है, आपकी बेटी जो है वो इस लड़के से शादी कर रही है। तो अगर आप लोग को मतलब आपत्ति है तो आप रोक भी सकते हो। बेसिकली वो एक इन्विटेशन होता है, आने का नहीं, शादी रोकने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और अगर वो रोकते हैं तो फिर मैरिज वहां के लिए रुक भी जाएगा टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि वो ऑब्जेक्शंस हटाते नहीं। तो ये भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, इसको हटाने की भी बात होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये तक भी कहा कि ये नोटिस पीरियड का टाइम जो है वो हटा दो, क्योंकि ये प्राइवेसी भी ब्रीच कर रहा है, 2 लोगों को जुड़ने से भी रोक रहा है। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था 21 फेब का। आई होप आप सबको ये कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो ऐसे कंटेंट और ज्यादा देखने के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा रेकमेंड भी करते रहिए दोस्तों को, और कहीं ना कहीं एंजॉय करिए लर्निंग को। कुछ आपका फीडबैक है तो वो भी आप बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।